नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, कल आपका कह सकते हैं कि वर्धन वंश को हमने समाप्त कर दिया था। साथ ही हमने ये भी आपको बताया था कि हर्षवर्धन की जो मृत्यु हुई ना, वो युग परिवर्तन का काल था, क्योंकि हर्षवर्धन की कोई संतान नहीं थी। तो उसके बाद उसने उसने जो जीते हुए क्षेत्र थे उस पर कब्जा करने के लिए, उस पर अधिकार करने के लिए, उस पर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए काफ़ी सारी शक्तियों का होड़ लग गया, है ना। क्योंकि आप जानते हैं हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत को तो नहीं जीता था, लेकिन हाँ उस पर भी अपनी शक्ति को जरूर कह सकते हैं कि आजमाया था, है ना। तो इसके बाद दक्षिण भारत से कह सकते हैं कि काफ़ी सारे, और उत्तर भारत से भी काफ़ी सारी शक्तियों ने हर्षवर्धन का जो कन्नौज था उस पर कब्जा करने की कोशिश की। ठीक है। और आप हमने पढ़ा था कि पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश का था, उसने हर्षवर्धन को हराया था। और इसकी जानकारी एहोल के अभिलेख से हमें मिलता है। तो ये अभिलेख किसका होगा, आप खुद बताइए, हर्षवर्धन का या पुलकेशिन द्वितीय का। तो इसमें कोई शक नहीं है, पुलकेशिन द्वितीय का ही ये अभिलेख है, क्योंकि जो जीतेगा वही तो अपने नाम का वर्चस्व को दिखाने के लिए अभिलेख को लिखवाएगा, है ना। अब देखिए, एक एक मतलब आप कह सकते हैं कि हर्षवर्धन था जो वो अंतिम अंतिम हिंदू सनातन कह सकते हैं, वो सम्राट था। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि प्रथम ऐतिहासिक वंश कौन सा था, तो आप कहेंगे हर्यक वंश था, है ना। बिंबिसार था राजा। और अखिल मतलब पहला ऐतिहासिक अखिल अखिल राजा कौन था जिसने संपूर्ण भारत पर विजय किया, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। समुद्रगुप्त भी देखिए, हर्षवर्धन को हम ज़्यादातर लोग नहीं मानते हैं कि वह पूरे भारत पर उसने विजय प्राप्त किया था, लेकिन ये अंतिम हिंदू सम्राट था। आप समुद्रगुप्त को कह सकते हैं, क्योंकि उसने उत्तर से दक्षिण संपूर्ण भारत पर उसने विजय प्राप्त किया था, है ना। तो देखिए, अगर हम अभी चालुक्य वंश की तरफ बढ़े, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया। अगर हम चालुक्य वंश की तरफ बढ़े तो आप जो है वो हिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। क्योंकि चालुक्य वंश से पहले भी तो दक्षिण भारत में राजवंशों का उद्गम हुआ था, है ना। इससे चालुक्य वंश से पहले भी कई सारे राज थे जो कि भारत पर उन्होंने अपना अधिकार किया था। हर्षवर्धन के बाद अ, हम सीधे चालुक्य वंश पर नहीं जाएंगे, ठीक है। दक्षिण भारत के इतिहास को हम जानेंगे, क्योंकि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कर सकते हैं कि काफ़ी सारी जो पहाड़ियाँ है, विंध्याचल की पहाड़ियाँ, काफ़ी सारी पहाड़ियाँ है जो कि इसे अलग करती है। इसी कारण काफ़ी सारे राजाओं ने दक्षिण भारत को जीतने की कोशिश नहीं की। कुछ राजाओं ने इसे कर वसूल करके इसे स्वतंत्र छोड़ दिया, है ना। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे दक्षिण भारत को, दक्षिण भारत के राजा को जानने के लिए। तो हम आरंभ करेंगे संगम काल से। ठीक है। अभी हम डायरेक्ट चालुक्य वंश में नहीं जाएंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम जाएंगे संगम काल से। तो संगम काल जो है उसका कार्यकाल क्या रहता है, तो 100 ईस्वी से 250, 100 से 250 ईस्वी, ठीक है, संगम काल का समय रहता है। ठीक है। संगम का क्या मतलब होता है, संगम का मतलब होता है सम्मेलन। जैसे कि आपने पढ़ा कि बौद्ध धर्म में 4 सम्मेलन संगीति, है ना, बुलाया गया। जैन धर्म में 2 बुलाया गया। और 5वां बौद्ध धर्म का सम्मेलन किसने बुलाया था, हर्षवर्धन ने। ठीक है। और हेन सांग को अध्यक्ष बनाया था, है ना। तो देखिए, संगम काल जो सम्मेलन हुआ संगम में, वो 3 सम्मेलन होता है। ठीक है, 3 सम्मेलन होता है संगम काल में। भाषा इसकी तमिल रहती है, और राजा जिन्होंने बुलाया था इन तीनों तीनों सम्मेलन को, वो पांड्य रहते हैं। ठीक है। देखिए, जो पहला सम्मेलन होता है ना, वो दक्षिण मदुरा में होता है, जो कि अभी डूब गया है।
ठीक है, आपको याद रहेगा। और अगस्त ऋषि इसके अध्यक्ष रहते हैं। अगस्त ऋषि इसके अध्यक्ष रहते हैं। अगस्त ऋषि ये बनारस के थे। ठीक है। और अगस्त ऋषि को ही तमिल साहित्य का जनक भी कहा जाता है। अब इस देखिए सम्मेलन क्या था, देखिए उस समय पर कोई हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके ये सब तो नहीं था। तो अपने आगे आने वाली पीढ़ी को या फिर ज्ञान किस चीज़ का दिया जाता था, तो कह सकते हैं कि साहित्य का, मतलब कहानी लिखा करते थे उसे साहित्य कहा गया है ना। तो इसे ही आगे बढ़ाया गया, इसी का सम्मेलन बुलाया गया, इसी को संगम कहा गया और इस युग को संगम काल कहा गया। अध्यक्षता किसने की? अगस्त ऋषि ने की। और इसमें हर स्थानों के राजा को बुलाया गया और कहा गया कि आप अपने दरबार के जो विद्वान हैं उसे भी अपने साथ लाइए। तो जो पहला सम्मेलन हुआ ना, पहला संगम जो हुआ, उसमें 89 राजा सम्मिलित हुए। ठीक है, दक्षिण मदुरै में अगस्त ऋषि अध्यक्ष थे और 89 राजा इसमें सम्मिलित हुए। दूसरा जो सम्मेलन हुआ वो हुआ कपाटपुरम या फिर अल्वे में, और इसमें भी अध्यक्ष हुए अगस्त ऋषि। लेकिन बाद में तोलका पियर इसके अध्यक्ष हो गए। और तोलका पियर ने, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको, आप किताबी भाषा में पढ़ेंगे समझेंगे, तो उससे पहले आपको पता है मैं आपको कहानी के तौर पर समझा देती हूँ ताकि आपको किताबी भाषा में रटने की ज़रूरत ना पड़े। फिर हम किताबी भाषा में भी पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो तोलका पियर अगस्त ऋषि के बाद अध्यक्ष बनते हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था तोलका पियम। ठीक है। इस सम्मेलन में 59 राजा सम्मिलित हुए। ठीक है, दूसरा संगम हो गया। तीसरा जो सम्मेलन हुआ, तीसरा जो संगम हुआ वो उत्तरी मदुरा, जो कि आज मदुरई है, ठीक है, वहाँ पर होता है। और इसके अध्यक्ष थे नक्कियर। कौन थे? नक्कियर। और कितने राजा हुए? 49। ठीक है, 49। तो आपको ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इसे हम आगे और भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए हम इसके चित्र को देख लेते हैं। तो देखिए इस पर जब पांडवों ने सम्मेलन बुलाया, किसने बुलाया था? पांडे ने। ठीक है, इसे संगम कहा गया तमिल साहित्य को बढ़ावा देने के लिए। भाषा क्या थी? तमिल रहती है ना। राजा पांड रहते हैं, 3 सम्मेलन होता है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले शासक जो आते हैं ना, वो रहते हैं आपकी चेर। और आज हम इसी वंश को पढ़ेंगे, दक्षिण भारत के चेर वंश को। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप चित्र में आप देख लीजिए, आपको समझ में अच्छे से आएगा। आई होप दिख रहा है आपको। हाँ, तो देखिए ये चेर है। ठीक है, ये चेर है, ये पांडे है, दिख रहा है आपको? चेर, ये पांडे, और आपका ये है चोल। मतलब सबसे किनारे आप कह सकते हैं, सबसे जो नीचे है वो है आपका पांड रहता है। ठीक है, चेर पांड चोल, चेर पांड चोल, चेर पांड चोल। लेकिन आज हम सिर्फ चेर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए इसकी जानकारी हमें उनकी यथार्थ बस्ती, मतलब जो कि बहुत ही कम मिलती है, से नहीं बल्कि उनकी कब्रों से मिलती है। किसके बारे में? ये दक्षिण भारत के बारे में बात हो रही है, महापाषाणिक काल के बारे में बात होती है। तो इनकी कब्रों से जानकारी हमें मिलती है जो कि महापाषाण कहलाती है। इन कब्रों को महापाषाण इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें बड़े बड़े पत्थरों से घेर दिया जाता है और इन कब्रों को दफनाए गए लोगों ने न केवल अस्थि पंजर बल्कि उनके साथ मृदभांड और लोहे की वस्तुएं भी मिली है। ये बेसिक सी जानकारी है जो कि आपको हर समय हिस्ट्री में मिलती है ना। और इन वस्तुओं से हमें उनकी जीविकों के स्रोतों का आभास होता है। और हमें उनके बराग, बरछे की नोक, फावड़ा, हसिया, ये सभी
लोहे के बने हैं, ऐसे हमें मिले हैं। इन कब्रों में कृषि के औजार कम मिलते हैं और शिकार के हथियार अधिक मिले हैं। महापाषाणिक लोग प्रायद्वीप के सभी ऊंचे क्षेत्रों में पाए जाते थे, लेकिन उनका जमाव पूर्व आंध्र तमिलनाडु में अधिक प्रतीत होता है। देखिए, बेसिक से बात यह है कि आपको चोल चेर पांड्य के बारे में पढ़ना है ना। और ये जो चेर है ना, इसके देखिए 3 पुस्तकों के नाम आपको बता दूं, 3 ग्रंथ है, ठीक है। इसमें हमें संगम काल के वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? संगम काल में किसके बारे में? चोल चेर पांड्य के बारे में। वो तीन ग्रंथ कौन है? ऐतरेय ब्राह्मण, अष्टाध्यायी, इंडिका। ऐतरेय ब्राह्मण, अष्टाध्यायी, इंडिका, ठीक है। अब देखिए, अशोक का जो अभिलेख है ना, द्वितीय अभिलेख, उसमें चोल, पांड्य और चेर को क्या कहा गया है? केरल पुत्र। अशोक के अभिलेख में केरल पुत्र कहा गया है चेर को, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा। तमिलनाडु के दक्षिण जिलों में रहने वाले महापाषाणी लोग मृतकों के अस्थिपंजर को लाल कलश में रखकर गड्ढों में दफनाते थे, ठीक है। देखिए, ये लोग ऊंची भूमि और उर्वर जो नदी घाटियों से आए थे, कछाड़ी डेल्टा क्षेत्रों में कृषि योग्य इन्होंने बनाया। अनेक व्यापारी, विजेता, जैन, बौद्ध, कुछ ब्राह्मण धर्म प्रचारक उत्तर से आकर प्रायद्वीप की छोर पर पहुंचे। इनके साथ आई भौतिक संस्कृति के बहुत से तत्वों के साथ इन महापाषाणिक लोगों का संपर्क हुआ, ठीक है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि 3 पुस्तकों से संगम काल के बारे में जानकारी मिलती है। वो है ऐतरेय ब्राह्मण, अष्टाध्यायी, इंडिका। इसके बारे में हमेशा पूछा जाता है, आप इसे याद रखिए। अशोक का जो दूसरा अभिलेख है, उसमें केरल पुत्र किसे कहा गया है? तो चेर को कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ में चेर को चेरापद कहा गया है, ठीक है, चेरापद कहा गया है। और ये कहाँ पर है चेर? तो चेर है मालाबार के तट पर, और इसका जो चिन्ह है ना, वो धनुष है। चिन्ह क्या है? धनुष है। सबसे प्राचीन राजधानी करूर है, ठीक है। और इसकी नौसेना काफी अच्छी रहती है। अब देखिए, वैसे तीनों को दिया है, लेकिन हम आज सिर्फ और सिर्फ चेर के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो कावेरी डेल्टा है, और कोचीन का मालाबार क्षेत्र है, काफी उपजाऊ है, पर्वतीय देश है। ये सबसे प्राचीन भाग रहता है। इसके प्रथम शासक उदयन जरेल रहते हैं। प्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। उपनाम इसका है सबसे प्राचीन राज्य। उपनाम क्या है? सबसे प्राचीन। इसका शाब्दिक अर्थ है पर्वतीय देश, ठीक है। क्षेत्र कौन सा है? केरल। चेर केरल है, कावेरी नदी है। इसकी स्थिति कौन है? कोची, मालाबार क्षेत्र, ठीक है। आपको जरूर आप इसे याद रखिए। शाब्दिक अर्थ है पर्वतीय देश, ठीक है। शाब्दिक अर्थ है पर्वतीय देश। और प्रशासनिक राजधानी क्या थी? करुयूर। करुयूर ही पूछता है, ठीक है। प्रथम राजा उदयन जेरल। चलिए, तो ये मुख्य बिंदु जो कि आपको किताब के बीच में भी मिलेगा, मैंने आपको अलग से बता दिया। अब हम किताब के अंदर जाएंगे और काफ़ी सारी जानकारी को लेंगे, जो कि सिर्फ चेर राजवंश के बारे में होगा। तो देखिए, चेर और पांड्यों ने चोले के राज की सीमा में प्रवेश कर अपना राज्य विस्तार किया। चेर या केरल देश पांड्य क्षेत्र के पश्चिम और उत्तर में स्थित था, ठीक है। संगमकालीन राज्यों में चेर राज्य जो था वो सबसे प्राचीन चेर। ऐतरेय ब्राह्मण में इसे चेरपात कहा गया है। अशोक के बृहद शिलालेख में चेरों का उल्लेख केरल पुत्र के रूप में हुआ है। ये मैंने आपको दोनों बता दिया। चेर शब्द की उत्पत्ति तमिल शब्द के चेरल से हुई है, जिसका अर्थ होता है पर्वतीय देश। चेर राजा चेरतल पर्वतीय प्रदेश के स्वामी कहलाते थे। चेर राजवंश का राजकीय चिन्ह धनुष था, ठीक है। ये सभी मैंने आपको